हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी तक के जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है उसको हमने देखा था, हमने पढ़ा था। आज हम आप लोगों को बताएंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, आधुनिक आवर्त नियम के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी जब बनाई जाने लगी उस समय तत्वों के परमाणु जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के बारे में तब तक पता चल गया था। तब तक ये पता चल गया था कि जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो परमाणु जो होते हैं वो तीन मूलभूत कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों उनकी मूलभूत विशेषताएं होती हैं। जो परमाणु का केंद्र होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं और परमाणु के बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त गति से भ्रमण करते रहते हैं। सन 1913 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक के बारे में जानकारी दी कि यह परमाणु का मूलभूत गुणधर्म होता है और परमाणु के केंद्रक में पाए जाने वाले जो प्रोटॉन होते हैं वही परमाणु का क्रमांक होता है। जितना परमाणु क्रमांक उतनी ही संख्या में परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। और एक उस पर नियम दिया। उन्होंने देखा, नियम देखने के पहले उन्होंने क्या देखा कि जो तत्व के गुणधर्म है, अगर परमाणु तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के एक विशिष्ट क्रम में रखा जाए तो तत्वों के गुणधर्म एक विशेष नियम का पालन करते हैं। वो नियम उन्होंने दिया। क्या नियम दिया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर्स? एटॉमिक नंबर्स क्या है? किसी भी तत्व के केंद्र में, किसी भी तत्व के परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। बाद में यह अध्ययन में प्राप्त हुआ कि जितनी संख्या प्रोटॉनों की होती है उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉनों की भी होती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होने के कारण चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह लीजिए चाहे प्रोटॉनों की संख्या। तो चूंकि यह सारणी जो है इनमें बहुत सारे तत्वों का समावेश किया गया था, इसके लिए इसका नाम मेंडलीव की आवर्त सारणी से हटाकर क्या नाम रखा गया? दीर्घ आवर्त सारणी या फिर आधुनिक आवर्त सारणी। चूंकि यह परमाणु क्रमांकों के ऊपर आधारित था, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के ऊपर आधारित था, इसलिए ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो विषमताएं थी, जो कमियां थी वो दूर हो गई। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वह एक निश्चित संख्या में बढ़ता है, पर उसमें जो परमाणु भार के हिसाब से कहीं ज्यादा या कहीं कम का अंतर नहीं होता है। ये जो परमाणु क्रमांक है इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिया गया किसी भी तत्व का, तो उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर एक सारणी बनाई गई। यह सारणी कैसी थी? इसमें 18 समूह थे। इसमें कितने समूह थे? 18 समूह थे और 7 आवर्त थे। तो आवर्तों की जो संख्या होती है वह उस तत्व के परमाणु के जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं, तो परमाणु में बाहर कितनी कक्षाएं हैं उन कक्षाओं के आधार पर ये आवर्त निश्चित किए गए। अगर पहला आवर्त है तो उस परमाणु में कितनी कक्षा रहेंगी? 1 कक्षा। दूसरा आवर्त है तो उस परमाणु में कितनी कक्षा रहेगी? 2 कक्षा रहेगी। तीसरा आवर्त है तो उस परमाणु में कितनी कक्षाएं रहेंगी? 3 कक्षाएं रहेंगी। तो इन संरूपण के आधार पर यह पूरी आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में जो 18 समूह थे उनको 4 भागों में बांटा गया। जो समूह क्रमांक 1 और 2 थे इनको एस खंड में डाला गया। समूह क्रमांक 1 और 2, तो एस खंड में कौन से आए? समूह 1 व 2, ये एस खंड में आए। उसके बाद जो 13 से लेकर के 18 ये जो है वो पी खंड में आ गए। यहाँ पे समूह 13 से लेकर 18 तक वो पी खंड में आ गए। यहाँ पे समूह 3 से लेकर समूह 12 तक, ये 3 से लेकर 12 तक वो डी खंड में आ गए। और जो नीचे तो अलग श्रेणी बनी हुई है वो एफ खंड में आ गए। तो एस खंड 1 व 2, पी खंड में कहां पहुंचे? 13 से 18। डी खंड में कहां पहुंचे हम? 3 से
12 और F खंड में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इन तत्वों का समावेश किया गया था। तो sp d खंड में इनको बांटा गया था। तो जनरली जो s खंड थे इनमें शुद्ध धातुएं आई थी। ये क्षारीय धातु, पहला खंड क्षारीय धातु, दूसरा खंड क्षारीय मृदा धातु। p खंड में अधातुएं, धातु सदृश आदि जैसे तत्वों का और कुछ धातुओं का समावेश किया गया था। और उसमें अब जो लास्ट का खंड था उसमें अक्रिय गैसें, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्वों का समावेश डी खंड में किया गया था। और एफ खंड में जो आंतरिक संक्रमण तत्व हैं, एफ खंड में उनका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में उनका समावेशन किया गया था। मतलब अभी तक ज्ञात 118 तत्वों को एसपीडीएफ इन 4 खंडों में बांट करके 18 समूह और 7 आवर्तों में इनका विभाजन किया गया था। इसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी, ये किस हिसाब से इनको बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के आधार पे। हमने देखा था कि बोर ने एक संकल्पना दी थी कि तत्वों के, परमाणुओं के बाहरी जो तत्वों का परमाणु है उसके बीच में एक केंद्रक होता है जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते रहते हैं। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इसका समावेशन किया गया है। तो समूह, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके आधार पे समूह। अगर जैसे देखते हैं हम कि अगर कोई तत्व हम ले लेते हैं जैसे सोडियम, सोडियम है, सोडियम इसका जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होता है वो 2, 8 और 1, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। चूंकि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए उसको कहां डाला गया? पहले समूह में। वहीं मैग्नीशियम है, अगर मैग्नीशियम तो 2, 8, 2, ये बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनके दूसरे समूह में डाल दिया गया। वहीं क्लोरीन है, Cl, क्लोरीन का 17 होता है, 2, 8 और 7, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हुए तो यहां पे ये 7वें समूह में चले गए और ये 17वें समूह में इनका समावेशन किया गया। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो इस तरह से पहले समूह में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम जैसे तत्व ये क्षारीय धातु आ गए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे क्षारीय मृदा धातु, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे जो है ये हमारे जो हैलोजेंस हैं इनको 17वें समूह में रखा गया। दूसरी चीज आवर्त, जैसे अब आवर्त का क्या हिसाब था? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 है और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और इलेक्ट्रॉन संरूपण भी 1 और 2 है। तो अब इसमें एक ही, चूंकि एक ही ऑर्बिट है इसके लिए एक ही बाहरी कक्षाएं हैं, इसके लिए इन्हें पहले समूह में डाला गया। दूसरा अगर हम देख लें लिथियम, लिथियम में 2, 1, 2, 1, तो यहां देखिए 1 और 2 आवर्त आ गए, 2 ऑर्बिट आ गए तो इसको दूसरे समूह में। वहीं पे अगर हम सोडियम की बात कर लें 2, 8, 1, 2, 8, 1 यहाँ पे 3 कक्षाएं हैं तो इसको तीसरे आवर्त में इन सब तत्वों को रखा गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक समूह, इलेक्ट्रॉनिक गुणधर्मों के आधार पर समूह और आवर्तों का आधुनिक आवर्त सारणी में विभाजन किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का एक विशेष झुकाव होता है। तत्वों का क्या विशेष झुकाव होता है? तो तत्वों का झुकाव उनके आवर्त सारणी के हिसाब से होता है कि किस प्रकार, किन कक्षाओं में तत्वों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है उसके आधार पे तत्वों का झुकाव रखा गया है। पहला झुकाव अगर हम देखते हैं संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं? तो संयोजकता किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कही जाती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं जाएं तो संयोजकता जो है वो 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक घट जाती है। 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ती है और 4 से 0 तक संयोजकता घट जाती है। संयोजकता का ऐसा झुकाव है। दूसरा क्या है? आकार। तो परमाणु का आकार क्या कहलाता है?
परमाणु का आकार परमाणु के केंद्र से परमाणु के बाह्य कक्षा तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु का आकार जो होता है परमाणु की त्रिज्या से नापी जाती है। तो परमाणु का त्रिज्या अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाहिने तरफ जाते हैं, जैसे देखिए हम दूसरे आवर्त का उदाहरण ले लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इस तरह से अगर हम बाएं से दाहिने तरफ जाएं तो परमाणु का जो आकार है वो कम होता जाता है, वो घटता जाता है। परमाणु का आकार अगर हम बाएं से दाहिने किसी आवर्त में जाएं तो परमाणु का आकार घटता जाता है। अब क्यों घटता जाता है? प्रश्न उठता है कि किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाहिने तरफ जाते हैं तो उनका परमाणु आकार घटता जाता है। तो क्यों घटता जाता है? उसका कारण है कि जब परमाणु में हम बाएं से दाएं जाते हैं, जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो उनका परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या बढ़ती है। अब प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, दोनों के बीच का आकर्षण बल बढ़ता जाता है। आकर्षण बल बढ़ने के कारण उनकी चूंकि एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसके कारण उनके बीच का जो खिंचाव होता है, उस खिंचाव के कारण ये परमाणु का जो आकार होता है वो सिकुड़ता जाता है और छोटा होता जाता है। तो किसी भी आवर्त में अगर हम बाएं से दाहिने जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या कम होती जाती है, अर्थात परमाणु का आकार कम होता जाता है। लेकिन वही चीज अगर हम समूह में देखें तो समूह में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है। अब आप कहेंगे क्यों बढ़ती जाती है? तो उसके बढ़ने का कारण है क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों में आवर्तों की संख्या बढ़ती जाती है। इसमें आवर्त 1, 2, 3 आवर्तों की कक्षा, तो आवर्तों की जो आवर्त मतलब उनकी कक्षाएं हैं, ऑर्बिट हैं, तो कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण जो कक्षाएं होती हैं वो परमाणु के केंद्र से उसकी निश्चित दूरी होती है। तो चूंकि फिक्स दूरियां होती हैं, इसके लिए हर आवर्त में जो कक्षाएं अतिरिक्त आती हैं उसके कारण परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है और जब किसी समूह में बाएं से दाहिने की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आवर्त सारणी को देखें तो यहां पे हमें एक जिगजैग लाइन दिखाई देती है। ये इस तरह से जिगजैग लाइन है, मोटी लाइन वहां पे दिखाई देती है। इस जिगजैग लाइन पे जितने तत्व हैं जैसे बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, तो ये सारे जो तत्व हैं ये तत्व क्या कहलाते हैं? ये तत्व कहलाते हैं धातु सदृश। क्या कहलाते हैं? धातु सदृश। इन तत्वों के जो दाहिने तरफ है, इन तत्वों के इस जिगजैग लाइन पे दाहिने तरफ जो तत्व होते हैं वो अधातुएं हैं। अधातुओं की क्या खासियत होती है कि अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। उनकी कक्षाओं में, उनकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा होती है, जिसके कारण उनको अष्टक पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं तो उनका अधातु गुणधर्म बढ़ता है। तो ये जिगजैग लाइन के दाहिने तरफ अधातु होते हैं और जिगजैग लाइन के बाएं तरफ जितनी है वो सभी धातुएं होती हैं। जो नीचे है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 2 लाइन है, इनमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का समावेश किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह 118 तत्वों का समावेश करने के बाद उनके गुणधर्मों को, उनकी धातु कर्म को हम बड़े आसानी से